एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हम बरेली के रहने वाले थे, अंसारी थे। वैसे हमारे मुसलमानों में तो बच्चों को अल्लाह की देन समझते हैं। इसी अल्लाह की देन ने हमारे घर में बच्चों की रेल पेल कर दी थी। हम 5 भाई 4 बहनें थी और मेरे अब्बू के पास इतनी जमीन भी नहीं थी। वे खुद सिलाई का काम करते थे और हम 11 भाई बहन के पेट पालते थे। मेरी मम्मी हमेशा बीमार रहा करती थी। उनको अपनी बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी थी। हम 5 भाइयों ने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। जैसे तैसे करके हमने 4 बहनों की शादी कर दी और 5 भाई बाहर निकल आए। कोई असम तो कोई विदेश। रोजी रोटी की तलाश में हम 5 भाई बरेली से बाहर निकल आए थे। मैं इस समय आसाम में आ गया था। असम में मेरा एक दोस्त पहले से ही काम करता था। उसी की जान पहचान से मैं असम में आया था। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, ना ही इस्लामिक तौर से, ना ही हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई की थी। अब सुनिए मेरी कुछ ऐसी दास्तान। मेरा दोस्त मुझे यहाँ ले आया था। हम दोनों ने धीरे से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दिया और फिर गला खखार कर कमरे में दाखिल हो गए। सामने ही आयशा शादी का जोड़ा पहने हुए खूबसूरत फूलों से सजी हुई बिस्तर पर दुल्हन बनी बैठी थी। मैं अभी तक उसका चेहरा नहीं देख पाया था। एक पल तो मेरा दिल बेकाबू सा होने लगा था। वह एक आसामी लड़की थी, बेहद खूबसूरत थी, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि वह मेरी एक दिन की दुल्हन थी। मैंने कुछ घंटे पहले ही यहाँ कदम रखने पर भी कतरा रहा था। दिल में अजीबोगरीब से सवाल पैदा हो रहे थे। मैं यही सोच रहा था, आखिर लोग कैसे हलाला करने पर राजी हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने खुद ही इतनी खूबसूरत लड़की को देखा था, जैसे पहले ही नजर में मैं उस पर अपना दिल हार बैठा था, फिर ऐसे ही दिलासे अपने आप को देने लगा था कि इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं था। मुझे तो उसका दुगना फायदा मिल रहा था। एक तो मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मैंने ये सुना था कि ये सबाब का काम भी था कि मैं मियाँ बीबी के बीच दोबारा से रिश्ते बनाने के काम भी कर रहा था। घर के अंदर घुसते ही मैंने दरवाजे को लॉक किया और धीरे धीरे कदम उठाता हुआ अपनी एक रात की दुल्हन की तरफ बढ़ने लगा। मेरे कदमों के आहट तो जैसे उसके दिल पर आरी चल रही थी। उसने अपने आप को खुद में समेट लिया और घुटनों के इर्द गिर्द बाजू फैलाए। उसकी हल्की हल्की सिसकियों की आवाज ने मुझे ठिठकने पर मजबूर कर दिया था। मुझे उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थी। वह रो रही थी। वह भी इस बात से बिल्कुल भी अनजान नहीं थी। फिर रोना कैसा? जैसे ही मैं उसके कमरे में आया था तो वह जैसे बुत बन चुकी थी। मैं बिल्कुल उसके सामने बेड पर जाकर बैठ गया तो वह जल्दी से सिमट कर उठकर दूसरी तरफ हो गई। उसका ये अंदाज मुझे अब गुस्से में डालने लगा था। भाई, अगर इतना ही दूर भागना था तो जरूरत क्या थी हलाला करवाने का? मुझे तो अपना काम पूरा करना था जिसके लिए मुझे पैसे दिए गए थे। मैं उसके करीब हो गया और उस हसीन लड़की का घूंघट उठाना चाहा तो उसने जल्दी से मेरा हाथ रोक दिया। कहने लगी, आपको खुदा का वास्ता है, मेरे साथ कुछ भी मत करना। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, बड़े ही नेक और पर्दे वाली लड़की हूँ। मुझे मेरे पति के अलावा आज तक किसी ने छुआ तक नहीं है। मैं कैसे किसी और को वह दर्जा दे सकती हूँ? आप मुझसे दूर रहें। वह हाथ जोड़कर रोने लगी थी, जबकि अगले ही पल मुझे गुस्सा भी आ चुका था। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। मैं कहने लगा, ए लड़की, क्या ड्रामेबाजी कर रही हो? तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया है क्या? अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम्हारा पहला पति तो तुम्हें तिलाक दे चुका है। अब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो। मेरा हक तुम पर है और ये निकाह मैंने तुमसे जबरदस्ती नहीं किया। तुम खुद राजी भी थी। तुम होती कौन हो जो मुझे अपने करीब आने से रोकने वाली? इस वक्त मेरे दिल के जज्बात पूरे जोरों शोर पर जगमगाने लगे थे। मैंने उससे कहा कि मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ। हलाला कैसे होता है तुम भी अच्छे से जानती हो। मेरी बात सुनकर वह बिल्कुल चुप हो चुकी थी, रोने लगी। मगर अगले ही पल मैंने उसके बंधे हुए हाथ पकड़ लिए थे। उसके नरम नरम हाथ तो मुझे जैसे अलग ही दुनिया में ले जा चुकी थी। मैंने उसका हाथ थामकर अपने पास मौजूद मुंह दिखाई के लिए अंगूठी उसे पहनाना चाहिए, जो कि उसी के पहले शौहर से पैसे लिए थे, क्योंकि असम में वह बहुत अमीर आदमी था। असम एक खास रस्म थी कि सबसे पहले मुंह दिखाई में अंगूठी पहनाई जाती थी। वह चुप से हर अमल देखती रही। अगले ही पल मैंने उसका घूंघट उठाया तो वह दुल्हन बनी खूबसूरत सी गुड़िया मेरे सामने थी। हाँ, रोने की वजह से उसका काजल काफी खराब हो चुका था, लेकिन उसके हुस्न पर वह काजल फैला हुआ था। वह फैला हुआ काजल भी उसके हुस्न पर 4 चांद लगा रहे थे। शेख भी बहुत खूबसूरत होते हैं और उनकी औरतें बहुत हुस्न वाली होती हैं, मगर ये आसामी लड़की तो कयामत ढा रही थी। मैं था भी एक नौजवान और खूबसूरत मर्द और हुस्न परस्ती था। उससे पहले कि मैं उसके हुस्न की तारीफ करता,
मेरा मोबाइल बजने लगा। मोबाइल मैंने हाथ में लिया। कम वक्त इस वक्त किसका रिंगटोन बज रहा था, पर मुझे शायद गुस्सा आ चुका था। मैंने मोबाइल निकाला तो किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। जैसे ही फ़ोन कान से लगाया तो एक भारी आवाज़ गूंजी, शमशेर खान बोल रहा हूँ। आयशा को फ़ोन दो, मुझे उससे बात बहुत ज़रूरी करनी है। ये तो आयशा का पहले वाला पति था, जिसकी वजह से ये हलाला की कड़ी सज़ा के लिए मेरे पास आई थी। मैंने एक कड़ी नज़रें आयशा पर डाली थी। वह डर से सहम चुकी थी। मैंने उसकी तरफ मोबाइल बढ़ाया, फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया था। जैसे ही आयशा ने फ़ोन स्पीकर पर देखा तो मुझे ताज्जुब से देखने लगी। उस वक्त वह तो मेरी बीवी थी, चाहे एक रात की ही सही, लेकिन थी तो मेरी बीवी। मैं चाहता था कि मैं उसकी बात सुनूं। कपकपाती हुई आवाज़ में जवाब दिया तो वह आदमी उससे कहने लगा, देखो आयशा, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और तुम इस हलाला करवाने पर बिल्कुल भी राजी नहीं थी कि तुम्हारा हलाला किया जाए, लेकिन तुम ये भी जानती हो कि मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ। अब हलाला करना भी हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम अपना रिश्ता वापस जोड़ सकें। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मेरी मोहब्बत की खातिर आज की रात उसके साथ बिता लेना। मैं जानता हूँ कि आज की रात तुम्हारे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगा, बस हलाले के सारे शर्त को पूरा कर देना। उसका पति उसे ये सब कुछ समझा रहा था और वह अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हिचकियाँ रोक रही थी। गुस्से से मेरे कानों के पर्दे तक गर्म हो चुके थे। वह कौन होता था आयशा को इजाज़त देने वाला? अगले ही पल उसने मोबाइल वहीं बेड पर रख दिया और चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद उसने जो खुराफात मुझ पर किया, मेरे तो होश उड़ चुके थे। कहने लगी, उसका पहला पति तो उसे कई बार। मैंने पहला कदम उस हलाले के कमरे में रखा तो ऐसे लगा जैसे मैं दलदल में धंस चुका हूँ। भले ही ये गलत था, मैं खुद उसके खिलाफ था, मगर मेरी मजबूरियाँ मुझे यहाँ तक ले आई थी। मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। डर की वजह से मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। खैर, यहाँ तक आ चुका था तो आगे जाने में भी क्या हर्ज था। मुझे यहाँ लाने वाला मेरा दोस्त था, जिसका नाम हासिम था, और वह मेरी बदहवासी देखकर मुझे घूर कर देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब चलो भी, सोचते रहोगे तो घर पर तुम्हारी माँ बीमारी से तड़प तड़प कर मर जाएगी। वहाँ एक नज़र दौड़ाई तो मुझ जैसे नौजवान लड़के आपस में हंस बोल रहे थे। उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। शायद ये लोग भी यहाँ पर इसी काम के लिए आए थे, यह हलाला कर सके और सवाब के काम में हाथ बटा सके। मुझे मेरा दोस्त इस रास्ते से गुजारता हुआ एक कमरे में ले आया, जो कि वहाँ पर दफ्तर समझा जाता था। ये एक हलाला सेंटर था, जिसे एक कमरे में बनाया गया था, और यहाँ बड़ी राजदारी से आसामी औरतों का हलाला यूपी के बरेली के लड़कों से ही करवाया जाता था। जब ये बात मुझे मेरे दोस्त ने कही थी तो मुझे ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई थी कि आसामी औरतें यूपी के लड़कों से ही क्यों हलाला करवाना चाहती हैं। मैंने ये सवाल अपने दोस्त से किया तो वह मुस्कुराने लगा, कहने लगा, जब तुम किसी आसामी औरत के साथ हलाला करोगे तो पता चल जाएगा। मेरा दिल इस काम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। तलाक क्या होती है और हलाला कैसे होते हैं, लेकिन मैं पिछले कई महीनों से बेरोजगार भी था और पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वापस बरेली आ जाऊं। इसलिए मैं खुद को इस बात के लिए तैयार करने लगा, बस इतने पैसों का इंतजाम हो जाए कि वापस बरेली चला जाऊं। खैर, मैंने अपने दोस्त के साथ इस दफ्तर में दाखिल हुआ तो इस काम के लिए एक भारी भरकम आसामी औरत बैठी थी, जिसने सर से पांव तक नीले रंग का कपड़ा पहन रखा था और चेहरे पर मेकअप थोपा हुआ था। मेरे दोस्त ने ही मेरे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाई थी। अभी वहीं सर झुकाए बैठा उंगलियां मोड़ रहा था, क्योंकि मैं आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा था। हमारे अंसारी में तो बीवी को कभी तलाक नहीं देते, चाहे वो कुछ भी हो जाए, और हमारे यहाँ तो इज्जत का मामला हो जाता है। अगर शौहर मर जाए, इस मामले पर तो गौर किया जाता है, नहीं तो दोनों के जिंदा होने पर ये सब मामला कभी नहीं होता और मर्द औरत दोनों के लिए इज्जत समझी जाती है। हम अंसारी अपनी पत्नी पर किसी गैर मर्द की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैं अपने ही सोचों में गुम था जब धाड़ से दरवाज़ा खुला। काले रंग के बुर्के में एक नौजवान लड़की और एक आदमी अंदर दाखिल हुए, जिन्हें इस आसामी मैडम ने एक तरफ बैठने का इशारा किया और हमसे कहा, आप लोग बाहर जाएं। हम दोनों वहां से बाहर निकल आए। मैं जिस लड़के के पास बैठा था वह भी बरेली से ही था। कहने लगा, मैं अब तक 20-25 हलाले कर चुका हूँ। हर हलाले का मुझे अच्छा खासा पैसा मिलता है। मुझे ये काम करते हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं।
ये सुनकर तो मैं हैरानी में पड़ गया था। 20 से 25 हलाले। मैं सोचने लगा जो कुछ मैंने हलाले के बारे में सुना है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता कि उसके लिए हलाला सेंटर में जो भीड़ था। तभी एक लड़का मुझे बुलाने के लिए आया। मैं जैसे ही दोबारा दफ्तर में दाखिल हुआ, असामी लड़की ने हाथ में पेंसिल पकड़े इशारे से कहा, ये लड़का हलाला के लिए ठीक है। वह बुर्के में ढकी हुई थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। बार बार साथ में बैठे आदमी का बाजू पकड़कर न जाने क्या कह रही थी। वह जल्दी से उसे घूर कर चुप करवा देता। मेरे हाथ पांव तो जैसे काम ही नहीं कर रहे थे। मेरे लिए ये काम करना ही मुश्किल था, लेकिन जब यहाँ तक आ चुका था तो पैसों के खातिर हलाला भी करना बहुत जरूरी था। उसका पति खुद उसके पास बैठा समझा रहा था। उसकी हालत तो मुझे कुछ खराब लग रही थी, जैसे अंदर ही अंदर उसे बहुत सी बातें परेशान कर चुकी हो। मैंने एक नज़र उस लड़की को देखा था। फिर वहाँ पर एक मौलवी साहब को बुलाया गया था। उन्हें मेरा और उसका निकाह पढ़वा दिया था। उसका पहला शौहर वहाँ सामने बैठा बड़ी खुशी से हमें देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जबकि मुझे तो अपने फैसले पर ही पछतावा हो रहा था। आखिर मैं यहाँ क्यों हलाले के लिए चला आया? मैंने अभी तक उस लड़की को पर्दे में ही देखा था। जब निकाहनामा पर साइन हो चुके तो लड़की फूट फूट कर रोने लगी थी। उसकी रोती हुई आवाज को सुना तो मैंने जैसे उसके चेहरे की तरफ ध्यान दिया, एक पल तो मैं पलके झुकाना ही भूल गया था। इस तरह की खूबसूरत लड़की तो मैंने पूरे बरेली में नहीं देखा था। मैं तो जैसे हर चीज से बेगाना उसके चेहरे को फटी फटी नजरों से देखने लगा था। वह रोते हुए भी बहुत प्यारी लग रही थी। फिर एक नज़र सामने उसके पहले वाले शौहर पर डाली। कैसा शौहर था! इतनी खूबसूरत बीवी को तलाक दे चुका था। मुझे तो अब उस पर बहुत तेज गुस्सा आने लगा था। मेरा निकाह हो चुका था। वह शिकायती नज़रों से अपने शौहर के तरफ देख रही थी, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहने लगा, फिक्र मत करो, बस 1-2 दिन की तो बात है। उसके बाद वैसे भी तुमने वापस मेरे पास ही आना है। ये सब कहते हुए उस आदमी ने मेरे चेहरे की तरफ देखा था। मेरे मुंह पर तो जैसे तमाचा सा लगा था। मुझे तो अपने मजहब से ही घिन आने लगी थी। यहाँ तो मजहब का मजाक बनाकर रख दिया गया था। भला ऐसे थोड़े ही होते हैं। हलाला को तो जैसे यहाँ पर समाज ने रिवाज ही बना लिया था, जो कि सिवाय जमाने में इज्जत की धज्जियां उड़ाने के अलावा कुछ नहीं था। ये खोखले समाज और ये खोखले रिवाज और ये खोखले मजहब ने जमाने को किस दलदल में ले जा रहे थे। मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, पर ये क्या था? क्या ऐसे खोखले रिवाज और मजहब को उखाड़ नहीं फेंकना चाहिए? मगर मुझ जैसे ही मजबूर लड़के पैसों की लालच में आकर ये काम करने पर मजबूर हो जाया करते हैं। फिलहाल वह मेरे साथ एक दिन के लिए विदा होकर आ चुकी थी। मेरी बीवी थी और उस पर हक रख सकता था। रात को मैंने उससे अपना हक वसूल किया था। सुबह हुई तो वह अभी तक सो रही थी। मैं तो यहाँ काम कर रहा था। अपने वक्त पर सुबह उठा और फजर की नमाज पढ़ी। एक नज़र उसके चेहरे पर डाली तो मैंने अपना सर झटक दिया। मैंने हमेशा की तरह आज भी नाश्ता खुद ही बनाया था। जब नाश्ता करने बैठा तब वह बिस्तर से सोकर उठी थी। मुझे वहीं बैठा देखकर फौरन दुपट्टा ठीक किया। भले ही वो मेरे लिए अभी तक अनजान थी, मगर मैं वक्त का बड़ा ही पाबंद आदमी था। उससे कहने लगा, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तो तुम्हारे पहले शौहर ने तलाक दी होगी। औरत जात इतनी लेट उठे तो मर्द को तो गुस्सा आएगा ना। मैंने ये कहा तो उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। एक बार फिर आंसू उसके आंखों में उमड़ आए थे और बाहर निकलने को हो रहे थे। मेरा इस तरह का गुस्सा करना शायद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। वह उठकर वॉशरूम में चली गई थी। मैंने तो सोचा था कि बस थोड़े वक्त का लगाव होगा, उसका काम पूरा करके उसको तलाक दे दूंगा। इसलिए बगैर किसी खुशी और प्यार के बिना उसके साथ रूखा व्यवहार कर रहा था। मगर जब वह नहा कर आई तो उसका निखरा हुआ रूप देखकर मेरा दिल फिर से बेईमान हो गया था। मुझे लग रहा था कि मेरा दिल उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। उसे देखकर मुझे रहा नहीं गया। मैं तो सोफे से उठकर उसके पास आ गया और बेधड़क उसके गाल को सहलाने लगा था कि वह जल्दी से 2 कदम पीछे हटी थी और कहने लगी, हलाला आप कर चुके हैं, समझे? इसलिए अब मुझसे दूर रहें। मैंने उसे गौर से देखा था। एक ही रात में वो मुझे इतनी अपनी अपनी सी लगी थी कि मेरा जी चाह रहा था कि अपनी बात से मुकर जाऊं। मेरा दिल उसका दीवाना होने लगा था। मैं सोचने लगा कि कैसे यहाँ पर आने वाले नौजवान मुसलमान होते हैं, वह एक रात के हलाले के लिए मान जाते हैं, जबकि ऐसा कोई भी तरीका कुरानी किताब में मौजूद नहीं है। अभी मैं यही सोच रहा था कि दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। उस लड़की ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने हलाला केंद्र की इंचार्ज खड़ी थी। कहने लगी, चलो
अच्छा है कि तुम दोनों उठ गए हो। मेरे ऑफिस में आ जाओ ताकि बाकी की कार्रवाई हो सके। जो कुछ मेरी एक रात की बीवी ने अपने पहले शौहर के बारे में मुझे बताया था, मैं सोच रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। जैसे मैं ऑफिस में पहुंचा तो उस औरत का शौहर कुर्सी पर बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन वह लड़की अपने शौहर को देखकर बहुत तेज तेज रोने लगी थी। उसके सीने से लग गई थी। ये देखकर तो मुझे बहुत जोर का झटका लगा था। उस वक्त वह औरत मेरी बीवी थी, एक अंसारी की पत्नी थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी गैर मर्द के साथ लगकर रोने की। मैं तो तेज कदम बढ़ाए उसे बाजू से पकड़कर आयशा को उसके पहले शौहर से पीछे किया। ये देखकर उसका शौहर गुस्से से मुझे घूरने लगा और कहा, ये क्या बदतमीजी है। मैंने कहा, ये इस वक्त मेरी बीवी है और मेरी इज्जत है। जब तक ये मेरे निकाह में है मैं उसको तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता। कहने लगा, ठीक है, मैं तलाक के पेपर अपने साथ लाया हूँ, तुम साइन करो और अपने पैसे उठाओ। मैंने कहा, जैसा हलाला तुम कह रहे हो वैसा हमारे कुरान में नहीं है और मुझे ये लड़की अच्छी लगी है, मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता। मेरी बात सुनकर हलाला केंद्र की इंचार्ज औरत और वे आसामी नौजवान मुझ पर गुस्से में तिलमिला उठे थे। हमारी तुमसे यही बात हुई थी कि तुम एक रात बिताओगे और अगले ही सुबह तलाक हो जाएगी। उसके पैसे तय हुए थे। मैंने कहा, मैं अंसारी हूँ, हमारे अंसारी में ऐसा नहीं होता। हम औरतों का सौदाबाजी नहीं करते। हम या मर जाते हैं या मार देते हैं, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करते। मेरी बात सुनकर वह आसामी नौजवान परेशान हो गया था। वह इंचार्ज मुझे दूसरे कमरे में ले गई। कहने लगी, मैं तुम्हारे पैसे डबल कर दूंगी। मैं उस आसामी मर्द से पैसे ज्यादा ले लूंगी, लेकिन देखो ये तो हमारा कारोबार है ना, तुम अपनी बात से नहीं फिर सकते। तुम्हें हर हाल में आयशा को डिवोर्स देना होगा। मैंने कहा, मैं नहीं दूंगा और अगर तुम लोगों ने दोबारा ये बात कही तो मैं पुलिस में जाकर तुम लोगों के पोल खोल दूंगा कि तुम लोग खुफिया तौर पर बरेली नौजवानों को पैसे की लालच देकर इस गंदे काम को बढ़ावा दी जा रही है और इस खोखली मजहब का नाम भी दी जाती है। ऐसे शरीयत को और ऐसे मजहब को मैं उखाड़ फेंकूंगा। ये सुनकर उस औरत की रंगत बिल्कुल फीकी पड़ गई थी। वो मेरी विनती करने लगी, फिर कहने लगी, अच्छा ऐसा करते हैं कि 1 महीने तुम आयशा के साथ रह लो। अगर उसके बाद तुम्हारा दिल भर जाए तो बेशक तुम उसे तलाक दे देना। उसका शौहर तुम्हें उसके पैसे डबल कर देगा। वह हलाला सेंटर की आसामी औरत शायद ये समझ रही थी कि मुझे आयशा से थोड़ा सा प्यार हो गया है, जो कुछ वक्त बिताने के साथ साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए ये मेरी इज्जत की बात थी। वह औरत कहने लगी, 1 महीने के बाद ही मुझसे बात करेगी। मैं इस बात पर राजी हो गया था, क्योंकि फिलहाल मैं खाली हाथ था। अगर आयशा को अपने साथ रखता भी तो कहाँ रखता। मेरे पास रहने का भी कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन मैं सोच चुका था कि 1 महीने में कुछ भी करके पैसों का इंतजाम करूंगा और आयशा को अपने साथ बरेली ले जाऊंगा। वहाँ इंचार्ज मुझे वही कमरे में छोड़कर चली गई। आधे घंटे के बाद वापस आई थी, लेकिन बेहद परेशान थी। कहने लगी, इसलिए बरेली वालों को इस काम के लिए नहीं रखती। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो पैसे लेकर बात खत्म कर देता, लेकिन तुम हर बात इज्जत पर ले जाते हो। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी जमानत दी थी, लेकिन तुम तो धोखेबाज निकले। फिर कहने लगी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसके पहले शौहर को राजी किया था। तुम्हारे लिए उसके शौहर ने एक फ्लैट किराए पर दिया है, लेकिन देखो 1 महीने के बाद तुम आयशा को छोड़ दोगे। मैंने उस इंचार्ज औरत के सामने हामी तो भर ली थी, क्योंकि जो बात आयशा ने मुझे अपने शौहर के बारे में बताई थी, मैं उसे किसी कीमत पर उसे उसके पहले पति के पास नहीं छोड़ सकता था। उस एक रात में जो राज मैंने जाना था, मैं एक इंसान होने के नाते कभी भी आयशा को उस गुनाह के दलदल में नहीं फेंक सकता था। बेशक वो बेपर्दा थी, शर्म हया वाली थी, अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे आदमी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन शरीयत के हिसाब से वह आसामी आदमी जो कुछ उसके साथ मोहब्बत के नाम पर करता था, वह एक नाजायज काम था। मैं उस आसामी औरत के साथ उसके फ्लैट में रहने लगा, लेकिन वह मुझसे हर वक्त डरी सहमी और दूर दूर रहती थी। लेकिन मैं उससे दूरी बनाकर नहीं रह पाता था। जब भी उसके करीब आता वह रोने लगती और कहती, तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ देते। तुम नहीं जानते कि वह आदमी इस बात का बदला मुझसे कैसे लेगा। वह मुझे बहुत मारेगा। कि तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया था उस अंसारी पर, उसने तुम्हें तलाक नहीं दी। तुम मेरे बाजू पर जले हुए निशान देख चुके हो। वह आसामी मुझसे जनूनी मोहब्बत करता है, बहुत जल्लाद इंसान है। जरा सी बात पर मुझ पर शक करके इल्जाम लगाता है और फिर तलाक दे देता है, और तलाक देने के बाद बिना हलाला किए मुझसे रिश्ता जोड़ लेता है।
कहता है कि उससे कुछ भी नहीं होता। इस बार तो उसने मुझे बहुत सारे लोगों के सामने तलाक दी थी, इसलिए दुनिया वालों को दिखाने के लिए हलाला करवाने पर राजी हो गया था। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है जो जिंदगी तुम उस आदमी के साथ जी रही हो? वह मेरे इस सवाल पर चुप हो गई थी। कहने लगी, मैं एक गरीब लड़की हूँ और वह मुझे यतीम खाने से निकाह करवा कर ले आया था। अगर उसे छोड़ दूँ तो मैं कहाँ जाऊँगी, इसलिए मैं मजबूर होकर चुप हो जाती हूँ। वह भी तो मेरे साथ इतना अच्छा हो जाता है कि जैसे कि मैं उसके लिए कोई कीमती खजाना हूँ, और कभी ऐसी हैवानियत पर उतर आता है कि मैं तड़प कर रह जाती थी। वह मुझे कई बार तलाक दे चुका था, लेकिन कहता है यूँ डिवोर्स नहीं होती, क्योंकि मैं गुस्से में था। मैंने कहा, मैं बहुत इस्लाम को तो जानने वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन जानता हूँ कि बेशक गुस्सा हराम है, लेकिन गुस्से में दी गई तलाक हो जाती है, क्योंकि वह आदमी इतना होश में तो होता है, उसे मालूम होता है कि वह तुम्हें तलाक दे रहा है। तुम अगर उस आदमी के साथ ऐसे ही जिंदगी बिताना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। जो आदमी तुम्हें एक बार ठीक से नहीं बसा सकता, वह तुम्हें बाद में कैसे बसाएगा? वह कहने लगी कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। अगले ही दिन मैं उसे एक मजार पर ले गया। वहां जाकर मैंने बाबा से यही दुआ की कि हमें सही रास्ते पर चलने वाली जिंदगी अता फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक अता करे। मैं नहीं जानता था कि मेरे उठाए जाने वाले अगले कदम का अंजाम क्या होगा, लेकिन मैंने पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात बता दी। पुलिस से हलाला सेंटर में छापा करवा दिया और सब लोगों को पकड़वा लिया। मुझे इनाम के तौर पर इतने पैसे दिए गए कि मैं आयशा के साथ बरेली वापस आ गया। उसे फिर मैं अजमेर शरीफ ले गया था। हमारी शादी को अब 7 साल बीत चुके हैं। आयशा से मेरे 2 बेटे हैं और वो मेरे साथ बहुत खुश है और कहती है, अगर तुम मुझे सीधा रास्ता ना दिखाते तो मैं अब तक मजबूरी में गुनाह की जिंदगी बिता रही होती। न जाने हमारा जमाना किस तरह चल पड़ा है। हलाले के नाम पर न जाने कैसे कैसे काम किए जा रहे हैं। अल्लाह हम सब मुसलमान को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और मैं एक मुसलमान हूँ और इस हलाले के रिवाज और शरीयत को उखाड़ फेंकता हूँ, क्योंकि मेरे कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है कि तुम शादी करो और फिर छोड़ दो, फिर वापस उसी बीवी के साथ रहो। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे समाज को बिल्कुल नहीं मानता और आज मैं खुश हूँ और अपने जीवन अच्छे से बिता रहा हूँ, और ऐसी खोखली रिवाज और शरीयत को मैं नहीं मानता। अगर हमारे मजहब में कोई ऐसी खोखली रिवाज और रस्म है तो उसे उखाड़ फेंकने में कोई हर्ज नहीं। जमाने में हमेशा समय के साथ चलना चाहिए। हम इंसानों को सबक लेना चाहिए। अच्छाई के रास्तों पर चलते हुए समाज से जुड़ना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। ये कहानी मुझे बिहार से एक बहन ने भेजी है। ये उनकी आप बीती कहानी है। उन्होंने आप सभी से रिक्वेस्ट की है, आप सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वह इस समय प्रेग्नेंट है और उनकी नंद भी प्रेग्नेंट है और उन दोनों की डिलीवरी लगभग आसपास में ही है। आप सभी से आशा करती हैं आप सभी लोग उन दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे और आप लोगों के प्रार्थनाओं से उनके घर में नन्हे मुन्ने स्वस्थ मेहमान आ जाए। उनकी आप बीती कहानी का तात्पर्य है कि जैसे को तैसा। उन्होंने अपने नंद के साथ जैसा किया सेम वैसा ही उनके साथ भी हुआ। स्वर्ग और नर्क इसी दुनिया में है। आपको मरकर स्वर्ग और नर्क में जाने की जरूरत नहीं है। सभी को इसी दुनिया में अपने कर्म के हिसाब से स्वर्ग और नर्क भोग कर जाना पड़ेगा। मेरी आप बीती कहानी ये है, मेरे पति ने इतने सारे पैसे जोड़कर नंद के दहेज के लिए रखे हुए थे, जिसे देखकर मेरा दिल बेईमान होने लगा। भला मेरे पति की कमाई नंद पर क्यों लुटाई जा रही थी? इसलिए मैंने चालाकी से पति को अपने जेवर भी दे दिए कि नंद को दे दो, ताकि उसे मुझ पर शक न हो, और फिर वह सारे पैसे और जेवर चुराकर अपनी माँ के पास रखवा दिए और इल्जाम नंद पर डाल दिया कि उसका चक्कर किसी और लड़के के साथ चल रहा था और उसने सब कुछ उस लड़के को दे दिया ताकि भाग सके। ये सुनकर पति ने नंद को खूब मारा और घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मैं बहुत खुश हुई, मायके गई, पर मेरी टांगे बेजान होने लगी जमीन पर गिरते। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी में। एक आम सी घरेलू औरत थी जो अपनी दुनिया अपने पति घर तक सीमित रहती थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी। मैंने अपने पति के साथ अपने घर मनचाही जिंदगी बिता रही थी। शादी को
अभी कुछ ही साल हुए थे और मैंने हमेशा चाहा था मेरा पति सिर्फ मेरा हो, उसकी मोहब्बत सिर्फ मेरी तक सीमित रहे। मैं अपने पति की मोहब्बत में किसी को शामिल नहीं कर सकती थी। मेरे ख्याल में एक पति पर सबसे ज़्यादा उसकी पत्नी का ही हक होता है। मैं अपने पति के मामले में बहुत बहुत एहसास और जज्बात रखती थी। मेरी एक ही नंद थी जो मेरे पति से कुछ साल छोटी थी। मेरे पति की ज़िंदगी में मेरी नंद की खास जगह थी। इसी वजह से मुझे अपने नंद से बहुत जलन होती थी। मेरा पति मुझसे ज़्यादा मेरी नंद को अहमियत देता, क्योंकि हर मामले में मुझसे ज़्यादा पहले उसकी पूछताछ की जाती। मेरी अहमियत इस घर में पिंकी से कहीं कम थी। ये शिकायत मैं अपने पति से तो नहीं करती, मगर मेरी नंद मेरी नज़रों में हमेशा ही खटकती रहती थी। मेरा पति मेरी नंद से बहुत प्यार करता और बहुत प्यार से पेश आता तो मैं जल भूनकर राख हो जाती। वह सिर्फ 2 ही भाई बहन थे। मेरे ससुराल में मेरा परिवार बहुत छोटा था। मुझे अपने पति का इस तरह उससे प्यार करना बहुत बुरा लगता था। मेरा पति मेरे अलावा अपना प्यार मोहब्बत किसी और पर निछावर करे। मैं अपने पति के मोहब्बत की अकेली हकदार थी और ये मैं खुद को ही ठहराती थी। ऐसा होता भी क्यों ना, आखिर को मैं अपने पति के दिल की और उसके पूरे घर की अकेली मालकिन थी। मेरे पति ने अपनी बहन की शादी के लिए बड़ी मेहनत से पैसे जोड़कर रखे हुए थे। वे हर महीने की तनख्वाह में से कुछ हिस्सा अलग कर देते और मुझे अक्सर कहते, ये पैसे पिंकी के खुशियों के लिए हैं। मैं चाहता हूँ उसकी विदाई में कोई कमी ना हो। मैं अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी एक ही तो बहन है। अगर मैं उसके लाड प्यार और उसके नखरे नहीं उठाऊंगा तो फिर कौन उठाएगा। मेरी ये दिल की इच्छा है कि मैं अपनी बहन को वह सारी खुशियाँ दूँ जिसकी वह हकदार है। मैं अपने पति की बातों को सुनकर सर हिलाकर मुस्कुरा देती, पर अंदर ही अंदर मेरा दिल जल भूनकर राख हो जाती। मेरे पति की कमाई मेरी नंद पर क्यों लुटाई जा रही थी, जबकि उसकी कमाई की असली हकदार तो मैं ही थी। तो फिर सारी दौलत मेरी नंद पर क्यों लुटाई जा रही थी। मेरा पति दिन रात मेरी नंद के रिश्ते के लिए परेशान रहते। बहुत जल्द मेरी नंद के लिए एक अच्छा रिश्ता आया तो मैंने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया। चलो इस मुसीबत से मेरी जान तो छूटेगी जो आए दिन हमारी मोहब्बत के बीच में रहती है। कम से कम इस बला से मेरी जान तो छूटेगी। जहाँ पर पिंकी की शादी से खुश थी, वहीं मेरे अंदर एक जलन की आग भड़क रही थी, क्योंकि जितना कुछ पिंकी को दिया जा रहा था, मुझे इतना कुछ अपने मायके से नहीं मिला था। मैं जलन की आग में सुलग रही थी, क्योंकि जो पिंकी के पास था वो मेरे पास नहीं था। नंद की शादी की तैयारियों में सारा घर बिजी था, लेकिन मेरे दिल में जलन और खुदगर्जी की अलग अलग सोच चल रही थी। मैंने सोचा कि अगर ये सब पैसा और जेवर नंद के बजाय मेरे काम आ जाए तो मेरी जिंदगी संवर सकती है। मेरे दिमाग पर शैतान सवार हो चुका था और मैं उस जेवर और पैसों को हासिल करने की तरकीब सोचने लगी। दिन रात मैं यही सोचती रही, किस तरह मैं ये सब कुछ हासिल कर लूं। मैं कोई ऐसा तरीका निकालना चाहती थी जिससे किसी को मुझ पर कोई शक ना हो और सब कुछ मेरे हत्थे चढ़ जाए। एक दिन मैंने चालाकी से अपने जेवर को भी अपने पति को दे दिए और कहा, ये भी पिंकी के शादी के लिए रख लो। आखिर को मैं भी तो उसकी भाभी हूँ, मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। आपकी तरह मैं भी चाहती हूँ कि पिंकी की शादी में कोई कमी न रहे। हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। आखिर को वह आपकी लाडली बहन है तो उसकी शादी के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मेरे पति बोले, तुमसे ये जेवर नहीं ले सकता क्योंकि ये तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दी है और इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं बोली, आपकी ज़िंदगी में शामिल होने के बाद जो कुछ मेरा है वह आपका भी है। पति ने मेरे इस जज्बे को सराहा और मुझे गले से लगा लिया। मैंने दिल में एक गहरी चालाकी से मुस्कुरा दिया, क्योंकि मुझे अपनी चाल कामयाब होती हुई नजर आ रही थी। क्योंकि मैं जानती थी ये सब कुछ मेरे काबू में आ रहा है। वह सिर्फ एक चाल थी जो मैं वह सब कुछ हासिल करने के लिए चल रही थी। कुछ दिन के बाद मैंने सबके लिए खाना बनाया तो मैंने उसमें नींद की गोलियां मिलाकर खाने में डाल दिया। घर के सभी लोग गहरी नींद सो गए। मैं इस मौका की तलाश में थी। अपने कमरे में जाने के बाद मैंने देखा मेरे पति के ऊपर दवाइयों का असर गहरा हो चुका है, तो मैंने अलमारी से वे सारे पैसे और जेवर चुरा लिए, जो कि मेरी माँ का घर मेरे पास में ही था। मैं जल्दी से वो पैसे और जेवर अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाए अपनी माँ के घर पहुँच गई और अपनी माँ से बोली, माँ ये मेरे कुछ जेवर हैं, आप अपने पास रख लो, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये ले जाऊँगी। मेरी माँ मुझे शक भरी निगाहों से देखते हुए बोली, ये सब तुम अपने घर में ही रखो तो अच्छा होगा। वैसे भी तुम्हारी नंद की शादी का दिन नज़दीक आ रहा है, हो सकता है इन सब की तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए। तो मैंने कहा, माँ इसलिए तो मैं आपके पास ये सब कुछ रखवा रही हूँ। आपको तो पता है शादी वाले घर में तरह तरह के मेहमान आते हैं। ये ना हो ये जेवर और पैसे कहीं गुम हो जाए
आप फिक्र ना करें, मैं शादी के बाद ये सब आपसे ले जाऊंगी। और फिर मैं अपने ससुराल वापस आकर मैंने घर में एक अफवाह फैलाई कि नंद का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और वह उन पैसों को लेकर भागने की तैयारी कर रही है। पति ने पहले तो इस बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि उसे अपनी बहन पर बहुत भरोसा था। वह इस भरोसे को ठेस नहीं पहुंचा सकती थी क्योंकि पिंकी शुरू से ही बहुत सुलझी हुई लड़की थी, तो घर वालों का मेरी बात पर यकीन करना मुश्किल था। मुझे अपना मंसूबा नाकाम होता हुआ नजर आया, तो मैंने चालाकी से कुछ झूठी गवाहियां इकट्ठी की। जिस लड़की के साथ मैंने अपनी नंद का इल्जाम लगाया था, उसके दोस्त को घर बुलाकर मैंने उस लड़के से गवाही दिलवाई। वह लड़का नशा करता था। उसने भी पैसों की लालच में आकर मेरी नंद और उस लड़के के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए और सबूत दिखाए। ये साबित करने के लिए मैं बहुत चिल्लाई, रोते हुए बड़ी बेबाकी से अपनी नंद पर चिल्लाने लगी, पिंकी तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुम्हारा भाई तुमसे इस तरह प्यार करता है, कभी उसने तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, उसके बावजूद भी तुम ये सब करने जा रही थी। अगर तुम्हें कोई पसंद था तो हमें पहले ही बता देती, हम इस रिश्ते के लिए मना कर देते। जब भी मेरी नंद कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती तो मैं उसे कुछ भी बोलने का मौका ना देती। वह हक्का बक्का मेरी तरफ देखती रह जाती क्योंकि उसे अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि अब तो नंद के पास ये घर छोड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैं बड़ी मक्कारी से बोली, मैंने पहले भी तुम्हें कई बार लड़के से मिलते हुए देखा था और तुम्हें समझाने की कोशिश की, मगर तुम तो इस लड़के के पीछे इस तरह पागल हो चुकी थी। तुमने अपने भाई की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम अपने भाई के प्यार का इस तरह से गलत फायदा उठाओगी। मेरी नंद बोली, भाभी भगवान का डर करो, आपने जो भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं ये सब के सब इल्ज़ाम झूठे हैं। मैं भी इस घर से उसे निकालने की ठान चुकी थी। तो मैं बोली, चलो मान लिया कि ये सब इल्ज़ाम झूठे हैं, तो वो पैसे और जेवर कहाँ गए जो तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी के लिए न जाने कब से जमा कर रखे थे? तो मेरी नंद ने बेगुनाह होते हुए भी नजरें झुका ली। झूठी गवाहियां सुनने के बाद पति ने नंद को बहुत डांटा और मारा। गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया। वह रो रही थी, अपने भाई की विनती कर रही थी, भाई मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर भरोसा करो। क्या मैं इस भाई के भरोसे को तोड़ सकती हूँ जिसने मुझे इतना प्यार और इतना मान सम्मान दिया? मैं उन जेवरात और पैसों के बारे में कुछ नहीं जानती, मगर मेरा पति पिंकी की किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने पति के कान भरते हुए कहा, ये सब उसके करतूतों का नतीजा है, हमें उसकी बातों का भरोसा नहीं करना चाहिए। पति ने मुझे दिलासा दिया और नंद को घर से निकाल दिया। मेरी नंद को घर से निकालने के बाद मेरा पति बहुत परेशान था, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी क्योंकि मैं अब उस मकसद में कामयाब हो चुकी थी। उसके साथ ही मैं अपने मायके चली गई थी, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरा जिस्म अजीब सा महसूस करने लगा। मेरे पाँव सुन्न हो रहे थे और दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। मैं अपने कमरे में गई और जमीन पर गिर पड़ी। उस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरे मायके जाने के बाद जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंची, मेरी सांसें उखड़ उखड़ कर आने लगी। टांगे जवाब दे रही थी और दिल में एक अनजाना डर पैदा हो रहा था। वह चोरी, वह झूठ जो मैंने नंद पर थोप दिया था, अब मुझे अपनी जकड़ में ले रहा था। अचानक मेरी माँ कमरे में आई और मेरे पीले पड़ते चेहरे को देखकर परेशान हो गई और बोली, बेटी क्या हुआ? अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी। मेरा जिस्म ठंडा पड़ चुका था। डर के मारे मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मेरी ऐसी हालत देखकर माँ ने पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैंने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकन है। लेकिन मेरी आंखों की बेबसी सच उगलने को बेताब थी। मेरी आंखें देखकर कोई भी पहचान सकता था मैं कोई बहुत बड़ा सच छुपा रही हूँ। मेरे अंदर की बेचैनी मुझे कहीं भी सुकून नहीं लेने दे रही थी। अगले दिन पति का फोन आया। उसकी आवाज़ में अजीब सा दर्द, बेबसी थी। एक पल को तो मुझे लगा जैसे मेरा दिल किसी ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मेरा पति बोला, तुम्हें पता है, माँ के घर के सामने कुछ लोग नंद की बात कर रहे थे। वह कह रहे थे वह लड़की किसी के साथ भाग गई है। मैं ये सब सुन नहीं पाया कि मेरी अपनी बहन ने मुझे धोखा दिया। आखिर किस चीज़ की कमी थी? मैंने अपनी औकात से बढ़कर अपनी बहन के बारे में सोचा और जो उसने हमारे साथ किया। अपने पति की बातें सुनते ही मैं चुप रहने की कोशिश की, लेकिन दिल में डर बढ़ रहा था, कहीं न चाहते हुए भी मेरे मुंह से सच न निकल जाए। कुछ दिन के बाद मालूम हुआ कि नंद किसी दूसरे गांव में देखी गई थी। पति को शक हुआ, उसने वहां जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसी बीच मेरे दिल की बेसुकूनी मेरे जिस्म पर असर डालने लगी। रातों को नींद नहीं आती थी। मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता था, अगर मेरा झूठ मेरे बारे में मेरे पति को पता चल गया
तो न जाने मेरे साथ क्या कुछ कर जाएंगे। यही डर मेरे हवास पर छाया हुआ था। एक बेगुनाह के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर मैंने अच्छा नहीं किया। जब मेरे पति नंद को ढूंढने निकले तो मेरी माँ ने मुझे अकेले में बिठाया। बेटी, सच बताओ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। कुछ छुपा रही हो, आखिर बात क्या है? मैं नोट कर रही हूँ कि तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान हो और चुप चुप सी रहती हो, किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम दिल में कोई बहुत बड़ा राज छुपाए बैठी हो। कोई डर है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। अगर तुम चाहो तो मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। आखिर को मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे तो बताओ, आखिर तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई है? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैं फिर भी जुबान बंद रखी। मेरे अंदर एक अजीब सा डर पल रहा था, कहीं सच सामने आ गया तो मेरा अंजाम क्या होगा? क्या मेरा सच सबके सामने आने के बाद मुझे माफ कर देंगे, या फिर पिंकी की तरह मुझे भी बेसहारा घर से निकाल दिया जाएगा? पति नंद को ले आया, लेकिन वह चुप थी। उसकी चुप्पी मुझे और ज्यादा डरा रही थी। उसने कुछ भी सफाई देने से मना कर दिया। पति ने गुस्से से कहा, तुमने हमें धोखा दिया, अपनी इज्जत हमारी इज्जत दोनों खराब की। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद न थी, तुम हमारे साथ ये सब करोगी। लेकिन मेरी नंद ने सिर्फ एक शब्द कहा, भाई जो सच है वक्त आने पर सामने आ जाएगा। ना पहले मेरी गवाही सच साबित हुई थी और ना अब कोई भी मेरी बात पर भरोसा करेगा। इसलिए सब कुछ मैंने वक्त पर छोड़ दिया है। वक्त ही सबसे अच्छा है। वक्त आने पर सभी जान जाएंगे मुझ पर लगाया गया इल्जाम कितना सच है, या फिर किसी की सोची समझी साजिश का हिस्सा। ये सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे अभी मेरा झूठ सबके सामने आ जाएगा। नंद की चुप्पी में जैसे कोई राज छुपा हुआ था। वे क्या सब कुछ जान चुकी थी, या फिर मेरे झूठ का पर्दा जल्दी ही फांस होने वाला था? मैं चाहकर भी अपने पति को सच्चाई नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो उनके दिल में पिंकी के लिए और इज्जत बढ़ जाती, जो मैं हरगिज नहीं चाहती थी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, मेरे पति को क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? वह अपनी बहन को उठाकर घर ले आया। मुझे अजीब परेशानियों ने घेर लिया था। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मैं ज़मीन पर गिरती चली गई थी और सांस रुक रुक कर चल रही थी। मेरी माँ ने मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरा जिस्म बेजान हो रहा था। मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने कहा मेरी हालत बहुत दबाव और दिमागी परेशानी की वजह से खराब हुई है। कोशिश करें उन्हें दिमागी परेशानी ना हो, वरना उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। ये सुनकर माँ और हैरान रह गई, क्योंकि मैंने अपनी परेशानी कभी किसी को बताया ही नहीं था। मेरी इस हालत से मेरे पति नंद के खिलाफ और बुरा दिल कर लिया। मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मेरे पति भी अस्पताल में आए। मेरी हालत देखी तो वह अपनी बहन से बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा ये सब पिंकी की वजह से ही हुई है, और मुझसे कहने लगे तुम ऐसी वैसी बातें कुछ भी मत सोचो, अपने दिल से मत लगाओ, मैं खुद संभाल लूंगा सब अपने घर जो कुछ भी हुआ है। पिंकी मेरी इकलौती बहन है, मैं उसको यूं घर से नहीं निकाल सकता, इसलिए मुझे उसको घर में लाना पड़ा। और जिस लड़के के साथ मिलकर उसने साजिश रची, अब उसी के साथ मैं उसकी शादी कर दूंगा। और अच्छी बात तो ये है वह लड़का भी उसका साथ देना चाहता है। मैं अपने पति की बातें सुनकर और ज्यादा परेशान हो गई थी। मेरा दिल जोर जोर से घबरा रहा था। मैंने तो अपनी नंद के लिए कितना बुरा कुछ सोच लिया था, लेकिन उसके साथ तो इतना बुरा भी नहीं हुआ जितना बुरा मैंने किया था। जिस लड़के के साथ मैंने अपनी नंद का इल्जाम लगाया था, उस लड़के को क्या पड़ी थी मेरी नंद से शादी करने की? आखिर मैं ये सब पता लगा कर रहूंगी, उस लड़के को भी उसके खिलाफ करूंगी। पहले मैं ठीक हो जाऊं। मेरा पति मेरी तबीयत देखकर बहुत परेशान हो गया। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा मैं जानता हूँ, तुम अपना ख्याल करो। मैं अपनी बहन पिंकी की शादी करके दोबारा आऊँगा और तुम्हें घर लेकर जाऊँगा। तुम्हें इन सब बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपने सेहत पर ध्यान दो। मैं हॉस्पिटल में पूरे 2 महीने भर्ती रही। मेरे पैरों में जैसे पैरालाइज की शिकायत हो गई थी, और ये सब मेरे पाप की वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली थी, और मुझे नहीं पता था इससे बुरा और कुछ भी मेरे साथ होने वाला है। मैंने तो कभी इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। इसी तरह 2 महीने बाद मेरा पति मुझसे मिलने के लिए आया और कहा अब तुम अपने घर चलो। मैं पिंकी की शादी कर उसको अपने घर का कर दिया है। मैंने उसको कोई दहेज नहीं दिया। वह लड़का उसको इसी तरह शादी करके ले गया। पिंकी तो अपने हिस्से का दौलत ले ही गई थी। इसी गुस्से में मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया। पिंकी तो अब 3 साल के बाद ही आएगी, क्योंकि वह अपने पति के साथ विदेश दुबई चली गई है। अब सारा मामला शांत है, और तुम इतना मत सोचो। तुम्हारा जेवर जो उसने चुराया था वह भी मैं तुम्हारे लिए धीरे धीरे बनवा दूंगा। मेरे पति ने जब ये बात मुझसे कही तो मैं बहुत शर्मिंदा हो गई। मैंने अपने पति के सामने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कहा
कोई बात नहीं, मैंने पिंकी को ही दिया था। अब पिंकी सुखी है तो इससे ज़्यादा और कोई खुशी नहीं हो सकती। मैंने अपने पति को कहा कि मैं अभी 2 महीने बाद आऊँगी, तुम जाओ क्योंकि मुझे अभी थोड़ी सेवा की ज़रूरत है और मेरे घर में भाभी है, वो मेरी अच्छे से देखभाल कर देंगी क्योंकि मेरी नंद तो अब विदेश चली गई, तो मेरा देखभाल कौन करेगा? तुम नौकरी करोगे या फिर मेरी देखभाल करोगे? तुम घर जाओ, मैं 2 महीने के बाद घर आ जाऊँगी। मैंने अपने पति को तो समझा बुझाकर भेज दिया था, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाती कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया था। जिस इंसान को मैंने जलील करना चाहा, वह तो खुशी खुशी अपने पति के साथ विदा हो गई है। मम्मी मुझे जैसे ही घर लेकर आई तो मेरी भाभी का कोई अता पता नहीं था, पर मेरा भाई भी पिछले 2 महीने से मुझसे मिलने नहीं आया था। मेरी मम्मी बता रही थी मेरी भाभी की बहन की शादी थी तो वह वहाँ पर गई हुई थी और उसे गए हुए पूरे 2 महीने बीत गए थे और मुझे भी यहाँ आए हुए पूरे 4 महीने बीत गए थे। मैं थोड़ा आज आराम महसूस कर रही थी। मैंने माँ से कहा कि मैंने आपको जो अपना जेवर और पैसे रखने के लिए दिया था, आप मेरे पास ले आओ, मुझे उन पैसों की ज़रूरत है। मेरी माँ गई तो काफ़ी देर लगा दी। मैं माँ को बार बार आवाज़ दे रही थी, माँ क्या हुआ, आप इतनी देर क्यों लगा रही हैं? तब माँ की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं डर गई। मैंने कहा कि माँ आखिर आपको क्या हुआ है? मैं भी कई दिनों से बीमार थी। फिर आराम आराम से माँ के पास गई तो देखा माँ बेहोश हो गई हैं। फिर मैंने एम्बुलेंस को बुलाया और माँ को अस्पताल ले गई। माँ को दिल का दौरा पड़ गया था। जब माँ होश में आई तो माँ ने कहा, बेटी हम तो लुट गए, जो तुमने जेवर और पैसे दिए थे वे उस जगह पर नहीं है, न जाने वे कहाँ हैं। अब क्या होगा? तुम्हारे ससुराल वाले तो तुम्हें उल्टी सीधी बातें सुनाएंगे। अब तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। मैं रोने लगी। मैंने कहा, माँ आप पहले ठीक हो जाओ, घर जाकर पता करेंगे आखिर जेवर कहाँ गया। मैंने कहा, माँ आप चाबी कहाँ रखती हैं और क्या भाभी भी आपके तिजोरी की चाबी के बारे में जानती हैं? माँ ने कहा, बेटा मैं कभी अपनी बहू से कोई चीज नहीं छुपाती, उसे पता रहती है कि मेरी चाबी कहाँ है। लेकिन बहू ऐसी नहीं है, वह आखिर क्यों तुम्हारे जेवर को ले जाएगी? मैंने कहा, माँ तुम बहुत भोली हो, तुम नहीं समझोगी। मैं ये बात गारंटी से कह सकती हूँ कि मेरे जेवर को भाभी ही लेकर गई है और वह पिछले 2 महीने से घर में नहीं है। उनकी बहन की शादी है और उन्होंने उसी जेवर को बेचकर अपनी बहन को दहेज दिया है। जब भाभी घर आएगी तो खुद ही राज खुल जाएगा। आप चुप रहिए, आप पहले ठीक हो जाओ। मेरी माँ अब ठीक थी। माँ को अस्पताल से घर ले आए थे। मैंने जो किया था मेरे आगे वह सब आ ही रहा था। जो काम मैंने किया था वही मेरी भाभी ने मेरे साथ किया। जब भाभी घर आएगी तो सारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। मैंने भाई को फोन किया, तुम दोनों कब आओगे? भाई ने कहा, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, तेरी भाभी जाएगी क्योंकि मैं यहीं से शहर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी छुट्टियाँ अब खत्म हो गई है। मेरी साली आज ससुराल वापस जाएगी तो तुम्हारी भाभी भी वहाँ से घर आ जाएगी। भाई ने पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने कहा, भाई मेरी तबीयत पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तुम तो मुझे देखने भी नहीं आए कि मैं किस हाल में हूँ। भाई ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ शादी में बिजी हो गया था और तुम्हें तो पहले से ही पता है कि तुम्हारे भाभी का कोई भाई नहीं, तो मुझे ही ये सब कुछ संभालना पड़ा। और बताओ माँ की तबीयत कैसी है? तुम माँ के बारे में क्या ही पूछोगे, पहले अपना ससुराल और अपनी ड्यूटी संभालो। माँ तो जैसी है वैसी है। भाई ने तुरंत फोन काट दिया क्योंकि उसके दिल को लग गई थी। अब मैं बहुत परेशान थी। मैंने जो पाप किया था वो मेरे आगे ही आ रहा था। कहते हैं नर्क मरने के बाद मिलता है, लेकिन मैं तो जीते जी नर्क देख रही थी। अब इससे ज्यादा क्या देखती? मेरे भाई को ना तो मेरी माँ की परवाह थी और ना ही मेरी। भाभी आती तो सारी सच्चाई पता चल जाती। भाभी पूरे 1 हफ्ते बाद आई। जब मैंने भाभी से कहा, भाभी आपने मेरे जेवर चुराए हैं, मेरी भाभी थोड़ी सकपका गई। फिर वह रोने लगी, कहने लगी कि तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। मैंने कहा, भाभी बस मैं आपके मुंह से सच सुनना चाहती हूँ, आप बताओ आपने जेवर निकाला है या नहीं? वह रोने लगी और कहने लगी, वह जेवर मैंने तो नहीं निकाला, लेकिन हाँ तुम्हारे भाई ने शायद वह जेवर निकाला है, क्योंकि उन्होंने जहाँ कमेटी भरी थी वहाँ से उनको पैसे नहीं मिले थे और मेरी बहन के शादी के लिए पैसे चाहिए थे। उसके जेवर का भी हमने ही इंतजाम करना था, इसलिए मेरे पति ने वह जेवर और पैसे मुझे ले जाकर दिए थे। लेकिन जब मैंने उसमें तुम्हारे जेवर देखे तो मैं पहचान गई, ये सारे जेवर तो तुम्हारे हैं। मैंने तुम्हारे जेवर तो अपनी बहन को नहीं दिए, लेकिन जो जेवर उसमें एक्स्ट्रा थे वो जेवर मैंने अपनी बहन को दे दिए हैं और पैसे भी मेरी बहन की शादी में लग गए हैं। तुम्हारे भाई को 6 महीने के बाद सारे पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हारे वे जेवर भी लौटा देंगे। मुझे नहीं मालूम था वे तुम्हारे पैसे और तुम्हारे जेवर हैं। मेरे कर्मों की सजा तो मुझे मिल चुकी थी। चोर के घर में चोरी हो गई थी और वह भी उसके अपने भाई ने की थी।
और वह भी अपने साली के लिए। समस्या तो वहीं पर थी, जैसे का तैसा। मैंने अपनी नंद के जेवर चुराए थे, पैसे चुराए थे, तो मेरे भाई ने भी वे सारे जेवर चुरा कर अपने साली के शादी में लगा दिया था। अपनी भाभी को तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने जो भी कुछ बताया बिल्कुल सच बताया। वह चोर तो नहीं थी मेरी तरह। मेरी कर्मों की सजा मुझे तो मिल रही थी, लेकिन मैंने जिसको इतना बदनाम किया था, मुझे तो उससे माफ़ी मांगनी थी। मैं कैसे उसके सामने अपने जुर्म को स्वीकार करूं? और मेरी नंद भी तो 3 साल के बाद आने वाली थी। मैंने अपने पति को फ़ोन किया और कहा, मुझे पिंकी का नंबर दे दो, मुझे पिंकी से बात करनी है। मेरे पति ने कहा, सुषमा तुम क्यों इतनी परेशान रहती हो? जो बीत गई सो बीत गई, अब इन बातों में क्या रखा है? तुम जल्दी से मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं अपने पति के बातों से बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मैं क्या बताती, उसमें सारी गलती तो मेरी है। मैंने अपने पति से कहा, ऐसी बात नहीं है आकाश, मुझे अपनी नंद से बात करनी है और मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं उससे बात करूं। तब आकाश ने मुझे पिंकी का नंबर दिया और मैंने पिंकी के पास फोन मिलाया। मैं हेलो कहते ही रो पड़ी थी। मैंने कहा, पिंकी तुम कैसी हो? वह भी मेरी आवाज़ सुनकर खुश हो गई। पिंकी ने कहा, भाभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ पिंकी मैं ठीक हूँ। पहले तुम बताओ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। पिंकी ने कहा, कैसी गद्दारी? मैंने उस लड़के के साथ तुम्हारा झूठा इल्जाम लगाया था और तुम उस कारण कई दिन घर से बाहर रही थी। पिंकी ने कहा, मुझे वह सब याद है, लेकिन भाभी जाने में तुमने बहुत अच्छा किया। जिस लड़के के साथ तुमने मेरा इल्जाम लगाया था वो मेरे क्लास का ही लड़का था और शायद वो पहली क्लास से ही मुझे पसंद करता था। उसने 2 बार मुझे प्रपोज भी किया था, लेकिन मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था और तुमको यही बात पता चली तो तुमने उस लड़के के साथ मेरा इल्जाम लगा दिया। लेकिन सिर्फ मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, वह लड़का तो मुझे भी पसंद था। और जब तुमने उसके साथ मेरा इल्जाम ही लगा दिया तो मैंने कोर्ट में जाकर शादी कर ली और वह भी खुश और मैं भी खुश। फिर भाई ने हम दोनों को बुलवाकर दोबारा शादी करवा दी। मेरे पति के माँ बाप भी बहुत समझदार हैं और खुश हैं और उन्होंने ही मुझे उनके साथ दुबई भेज दिया है और हम दोनों ही यहाँ जॉब करते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। तुम इतनी परेशान क्यों हो भाभी? आखिर जेवर तो तुमने ही चुराया था, मुझे तो पहले से ही शक था, लेकिन ये बात मैं साबित नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा भाई तुम्हें बहुत चाहता है। पिंकी की बातों को सुनकर रो पड़ी। मैंने कहा, पिंकी मुझे माफ़ कर दो, तुम चाहो तो मैं सबके सामने अपने जुर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। पिंकी भी रोने लगी। पिंकी ने कहा, नहीं, मेरा भाई तुम्हें बहुत चाहता है और अब मेरे भाई को ये सच्चाई पता चलेगी तो तुम उसकी नज़रों में गिर जाओगी और मैं नहीं चाहती कि दोबारा से ऐसा कुछ हो। जो जैसा है वैसा ही रहने दो। मैंने तुम्हें अपने दिल से माफ़ कर दिया है। मैं पिंकी की बात सुनकर बहुत तेज से रोने लगी और कहा, पिंकी तुम इंसान ही नहीं, तुम भगवान हो। पिंकी ने कहा कि ऐसा मत कहो, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ और तुम सबसे अच्छी इंसान हो जो तुमने अपने अंदर बुराई को ढूंढ लिया और इतनी हिम्मत की उस इंसान से माफ़ी मांगने की। तुम्हें भगवान बहुत पसंद करेगा क्योंकि तुमने समय रहते ही अपने मुंह से उससे माफ़ी मांगी जिसका तुमने दिल दुखाया था। बस इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती और मैंने तुम्हें पूरे दिल के साथ माफ़ कर दिया है। जो भी हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मेरे जैसे हजारों लड़कियां होंगी जो ऐसे घरेलू हिंसा से बुरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं, सड़क पर आ जाती हैं। तो मेरी ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि मैंने समय रहते उस इंसान से माफ़ी मांगी जिसके लिए मैंने बुरा किया था। उसने भी मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। जिनको मिलता भी है तो ये सब नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी इज्जत और अहंकार उनके सामने आ जाती है और वह इसी दुनिया में नर्क बनकर रह जाते हैं। इस बात को चाहे वह एहसास करें या ना करें, लेकिन उनका ज़मीर उन्हें हमेशा इस बात के लिए झकझोरता है। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी नंद पिंकी भी प्रेग्नेंट है और मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में नन्हे मुन्ने मेहमान आए और हमारा जीवन फिर से खुशियों से भर जाए। मेरी वीडियो जहाँ से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।